रहा है सर फिर वीक तो हो ही गया है ना ईरान। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि क्या क्या नुकसान उन्होंने गल्फ में किए, इसमें किए, उसमें किए। 20% तेल पे कंट्रोल हो गया, युआन में आप डील करेंगे, आप अपने एम्बेसडर अमेरिका और इसराइल के हटा दीजिए। लेकिन ईरान का एयरपोर्ट, आपने वो तस्वीरें देखी तेहरान का एयरपोर्ट, इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पर तो एसिड रेन और न जाने क्या क्या हुआ, जनजीवन खराब हो चुका। तो ईरान ने बस ये सोच लिया है कि मतलब हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, बस यही एजेंडा है। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा इस बात से असहमत हूँ कि ऐसा नहीं है कि वॉर को लंबा खिंच जाता है। देखिए नहीं, पर ईरान में भी बचा क्या है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, एज अ कंट्री उनके पास क्या है? नहीं, ऐसा है कि कुछ भी नहीं बचता है तो आशा बचती है। एंड माई पॉइंट इज़ कि ईरान कोई छोटा कंट्री नहीं है। ईरान 9 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है जिसके पास अपने बहुत सारे रिजर्व्स भी हैं, और अभी भी आपको पता है उनके पास एक आइलैंड है जिससे वो सारा ट्रेड करते हैं ऑयल का। तो माई पॉइंट इज़ कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि ईरान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान की इज़ ऑल्सो बट माई पॉइंट इज़ कि ऐसे समय में होता क्या है जनरली कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है जहाँ एक ग्लोबल क्राइसिस के रूप में इमर्ज होता है, तो जो न्यूट्रल कंट्रीज़ मानी जाती हैं और जिनका इम्पैक्ट दोनों तरफ होता है, फॉर एग्जांपल ओमान, फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड, फॉर एग्जांपल नॉर्वे, ऐसी कंट्रीज़ जनरली क्या करती हैं कि बैकरूम डिप्लोमेसी शुरू करती हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो एट रिसीविंग एंड। तो वो लोग बात करके दोनों कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ एस्केप रूट निकालना चाहती हैं। और आप मान के चलिए कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि यूएस हो और चाहे ईरान हो, दोनों ही कहीं ना कहीं पब्लिक पोस्चरिंग की बात अलग होती है, लेकिन वो बैक रूट कहीं ना कहीं वो नेगोशिएशंस का स्पेस बनाए रखना चाहते हैं। कारण क्या है कि ये दोनों के लिए बहुत डैमेजिंग है। भाई, आप युद्ध से कितने लंबे समय तक चल सकते हो? ईरान के पास तो वैसे भी पहले को खोने को कुछ नहीं था, अब उनके पास जो बचा कुचा था वो भी लगभग नेस्तनाबूत हो गया। बट जो भी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करेंगे। पब्लिक पोस्चरिंग इसलिए अब ईरान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्योंकि ईरान एक बार इसको झेल चुका है। जब 12 दिन तक जो जंग चली तो उसके बाद ये माना गया कि ईरान वॉज बैक स्टेप। और यहाँ पर भी जब नेगोशिएशन, आपको याद होगा ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने जब जैसे ही फर्स्ट डे ऑफ वॉर में कहा कि नेगोशिएशन बहुत पॉजिटिव बैकग्राउंड में थी, और लगभग यूएस कन्विंस हो गया था कि ठीक है, ईरान मोस्ट इंपॉर्टेंटली कन्विंस हो गया था कि हम अपना जितना न्यूक्लियर कैपेसिटी हम सब खत्म कर देंगे, और यूएस कन्विंस हो गया था कि ठीक है, उसके बाद हम आपके ऊपर कुछ सैंक्शंस वेव ऑफ कर सकते हैं। बट अचानक से युद्ध इम्पोज किया गया। और आप जनरल केन को सुनिए तो उन्होंने ये बात कहा था कि सर, दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर, आई मीन देयर वाज नो नीड फॉर यूएस टू गो इनटू द वॉर। तो मुझे लगता है बैक रूम नेगोशिएशंस कुछ होंगे, जिसके बाद मुझे लगता है कि हम 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर, मैं तो मेरा ये मानना है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हमें पता चलेगा किसी थर्ड कंट्री, किसी न्यूट्रल वेन्यू में कुछ नेगोशिएशन स्थापित की। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पूरे जो आउटकम होगा, इसको दोनों का इतना ओपन एंडेड रखा जाएगा कि दोनों कंट्रीज अपने आप को विक्टर क्लेम कर पाएं। विक्ट्री। लेकिन सर, ठीक है, आई एग्री विद दिस पार्शली, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक तरफ तो ईरान 18वें दिन भी उसी फुल फोर्स के साथ, वॉट एवर इज गोइंग बिहाइंड इन द कंट्री, फ्रंट पे तो फुल फोर्स के साथ, चाहे वो आप 15,000 के ड्रोन के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन ईरान इतना तैयार था कि वो अमेरिका के साथ लगातार, अमेरिका इजराइल के साथ और बाकी खाड़ी देशों से का बेस और अटैक 18 दिन तक चलता रहे, और आगे भी वो तैयार है कि चलता रहेगा। इतना हथियार है, इतने ड्रोन्स हैं, इतने मिसाइल्स हैं। सोचिए, इसकी तैयारी 10 साल से कर रहा था, आज से नहीं। आज अमेरिका को थोड़ा सा ठिठकना पड़ रहा है। हाँ, अमेरिका ठिठक रहा है अच्छे तरीके से, और अमेरिका भूल गया कि वियतनाम में उसका क्या हश्र हुआ था। वियतनाम के पास तो कुछ भी नहीं था, ईरान के पास तो फिर भी है। वियतनाम उनको बहुत बुरी तरीके से पिटाई थी अमेरिका की, जब कितना पावरफुल कंट्री है अमेरिका, वियतनाम इतना छोटा। क्योंकि लड़ाई जो है ना, सिर्फ हथियार से नहीं लड़ा जाता है। एग्जाम्पल होगा, सेट करने जा रहा है ईरान कि सिर्फ हथियार के बल पे आप नहीं लड़ सकते। अरबों रुपया के मिसाइल गिर रहा है, कितना आदमी मर रहा है, आप ही बताइए, कितना आदमी मिसाइल मर रहा है। बीच में एक चीज समझाइए, आप ही कह रहे हैं हथियार से नहीं लड़ सकते, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल नहीं होता तो ईरान कब का हार चुका होता? कैसे हार जाता? आप देखिए, अगर आप इतना पावरफुल है, पहले ईरान में आप उतर करके दिखाई तो सही उसके जमीन पे। आप लड़ रहे हैं 2 सप्ताह ज़्यादा से, लेकिन आपको ईरान की धरती पे जब तक आप उतरिएगा नहीं, जब तक वहाँ के एसेट पे आप कब्जा नहीं कीजिएगा, जब तक आप अंदर घुसिएगा नहीं, तब तक कैसे आप लड़ाई जीतिएगा, ये बताइए। चेंज नहीं होगा तब तक तो आप जीत ही नहीं सकते। आपने उनकी लीडरशिप खत्म कर दी। लीडरशिप समझना चाह रही हूँ आपसे, लीडरशिप खत्म कर दी, ठीक है, ठीक है। उनका आप अटैक लगातार उन पे हो रहा है, उनके पूरा आपने वहाँ पर एक तरह से पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, एयरपोर्ट खत्म हो गए, ऑयल रिजर्व्स पे आपने बॉम्बार्डिंग कर दी, ठीक है। तो धरती पे उतरना ही तो हुआ ही नहीं हुआ। नहीं, आप जब तक जमीन पे नहीं हुआ आप उतरेंगे। ऑयल रिजर्व आपने सारा नहीं खत्म किया है, अभी भी उनको ऑयल का प्रोटेक्शन चल रहा है ईरान का।
अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि सारा उनका ऑयल टैंक उनको जाकर उड़ा दे, कि अगर ऐसा करेगा तो ईरान भी गल्फ में सबको उड़ा देगा, कुवैत का भी उड़ा देगा, बहरीन का भी उड़ा देगा, सऊदी अरेबिया का रोक नहीं सकता उड़ाने से। वो अमेरिका को ये पता है, इसलिए वो बच कर, ठीक है खर्ग में या थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे हो गया है, ये नहीं कि पूरा ईरान का आप उसको डैमेज कर दिए, क्योंकि ये लड़ाई फाइनल तब तक नहीं होगा जब तक कि अमेरिका उतरे नहीं। वेनेजुएला में आप उतर गए ना, घर में गए, इंटर किए, वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, ठीक, दूसरे को आपने बैठा दी। ईरान में पहले उतरे तो सही अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन की इतना हिम्मत नहीं है कि वो 2-4-10 लाश बर्दाश्त कर जाए। वहाँ बहुत हंगामा होता है अमेरिका के अंदर, आप जाकर उतर कर देखिए, उनको उतरने नहीं देगा कोई वहाँ पे। इराक नहीं है, इराक में भी इनको समस्याएं हो रही हैं। ईरान, इसीलिए बता रहे हैं आपसे कि एक साइकोलॉजिकल वार है जो कि ईरान जीत चुका है, और ईरान अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से लड़ रहा है, जो स्ट्रेटजी आज नहीं पिछला 15 साल में डेवलप किया है, लास्ट 50 ईयर मुझे पता था। आप ये बताइए कि अंडरग्राउंड जिस ढंग से तैयारी यहाँ पे किया हुआ ईरान में, या तो ईरान में है या तो फिर इजराइल में है, बाकी कुवैत में चले जाइए, कहीं पे नहीं भागने की जगह, बम गिरा लोग मकानों के अंदर मर जाएंगे वहीं पे, कहीं पे नहीं वहाँ पे बचने बचाने की जगह। तो इसलिए बोल रहा है, इसलिए अमेरिका को प्रॉब्लम हो रहा, प्लस जो लोकल पीपुल का सपोर्ट, जो ईरानी पीपुल है अपने गवर्नमेंट के साथ खड़ा के मरेंगे, भूखे मरेंगे चाहे जो भी हो, लेकिन हम लड़ेंगे। बिल्कुल सर। तो लड़ाई में क्या होता है, सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल वारफेयर जीतना होता है। अगर आप साइकोलॉजिकल वारफेयर अगर जीतेंगे तभी आप जाकर लड़ाई, तो साइकोलॉजिकल वारफेयर में कहीं ना कहीं अमेरिका हार रहा है। आप बोलते हैं लीडरशिप मार दी, कौन सा लीडरशिप मार दिया? खुमैनी एक विचारधारा था, एक विचारधारा था, बाकी कुछ नहीं, वो गया दूसरा खुमैनी आ गया। ठीक है, आप देखिए ना, आप पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए, लोगों से बात करके देख लीजिए, जो IRG है 50 कमांड में बटा हुआ है, पता है आपको, सबको रिटर्न में दिया हुआ है कि अगर कुछ होता है तो आपको कमांड ऊपर कोई नहीं करेगा, आपको जो जैसे आप खुद आप डिसाइड कीजिए, खुद आप डिसाइड कीजिए। और IRG वाले खुद चला रहे हैं उस हिसाब से, खुमैनी नहीं है तो सेंट्रल लीडरशिप को भी 5-6 लेयर में बांट करके नीचे IRG को, जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, कई एक सेगमेंट में बांट दिए हुए हैं, हर कमांड में हर जगह। तो ये क्या है, ये बिल्कुल इसको अमेरिका नहीं कंट्रोल कर सकता है, और आप अगर नीचे नहीं उतरेंगे तो आप लड़ाई जीतेंगे नहीं। कैसे? इस तमाम चीज़ों के बीच में एक भारत की स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर लेते हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी पर चर्चा कर लेते हैं। एक हफ्ते पहले तक भारत के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कल मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी जहां पर ये बताया गया कि 2 शिप्स जो हैं वो एक पहुंच गई है, एक आज सुबह पहुंची है और एक आज रवाना हो गई है। 24 शिप्स हमारी वहाँ खड़ी हैं, जिसमें से 3 आ गई हैं। अच्छा, एक मैंने खुद देखा, जब मैं क्योंकि बीट कवर करती हूँ, मैंने देखा वहाँ पर ना ही भारत और ना ही ईरान ये एक्सेप्ट करना चाहते थे कि हाँ हमारे बीच में डायलॉग है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स धीरे धीरे निकलेंगी। लेकिन जैसे ही ईरान के एम्बेसडर ने खुल के कहा कि हमारी मदद भारत ने की और हम दोस्त हैं, तो जनता ये समझना चाह रही है, जो मुझे समझ में आया वो ये था कि ना ईरान ने हम पे कोई एहसान किया, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, क्योंकि उनके भी 150 नाविक शिप्स हमारे पास थी, हमने धीरे धीरे उनको रिलीज करा, सेफली तमाम चीज़ें की। तो अब आप भारत की इस स्ट्रेटजी को कैसे देख रहे हैं? हमारी अब जाके शायद 21 और शिप्स वहाँ पर खड़ी हुई हैं, वो कैसे कैसे स्ट्रेटजी के साथ आएंगी, क्या प्लानिंग है, ईरान के साथ हमारी क्या बातचीत है, और क्यों मतलब वर्ल्ड मीडिया में ये चल रहा है कि भारत को क्यों छोड़ा जा रहा है? तो जो युआन में डील करने की बात है, इजराइल के एम्बेसडर और उनको बाहर करने की बात है US की, तो भारत स्ट्रेटजी और डील में कहाँ खड़ा है? देखिए, कल हमारे विदेश मंत्री ब्रसेल्स में थे, वहाँ यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई इसी मुद्दे को लेके, ये मेन फोकस था, आपने देखा, और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने ट्वीट भी किया कि ये केस टू केस बेसिस, देयर इज़ नो फाइनल डील और देयर इज़ नो परमानेंट डील, केस टू केस बेसिस हम लगातार ईरान से बात कर रहे हैं और अपना जो इंटरेस्ट है, हमारे जो हित हैं, हम उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ये भी मतलब है कि हम हर एक शिप पे, मतलब वो एक पत्ता फेंकते हैं, हम एक पत्ता फेंकते हैं। अभी तक यही हो रहा है, क्योंकि एक इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ईरान के 3 जहाज़ों को जो हमने रोक रखा है, हमने पकड़ रखा है, उस पे भी आ रहा है कि शायद गिव एंड टेक की बात हो रही है। ईरान चाहता है कि इंडिया उसको रिलीज़ करे और उसके बदले में वो धीरे धीरे हमारे, तो यहाँ पे कई सारे, दूसरी तरफ इंडिया के पास वो सारी क्षमताएं हैं, शायद ईरान इंडिया से मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन्स, इस तरह के भी हेल्प मांगा है। उसके एम्बेसडर ने भी ऐसी बातें कही है कि वो इंडिया से और ज़्यादा हेल्प चाहते हैं और उनको चाहिए, दे बैडली नीड इट। हो सकता है ये सारे गिव एंड टेक हो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंडिया उनको सपोर्ट करे, क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है।
आप देखिए 1 करोड़ हमारी जनता वहाँ जो हमारे NRIs हैं फंसे हुए हैं गल्फ में, और तेल का जो मुद्दा है, मुझे लगता है तेल सबसे बड़ा हथियार निकल के आया है। ये हॉर्मुज नहीं, तेल ही अपने आप में हथियार है। उसी को सब खेल रहे हैं, मोहरा बना के, और उसी का ये आप देखिए गेम जो कहते हैं ना, वो ऑयल गेम चल रहा है। सर एक मैंने पढ़ा भी, और मैं एक सीनियर मंत्री से बात भी कर रही थी पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो साइकिल है वो 11 दिन की थी, शिप्स आती थी, अब वो 41 दिन में हो गई, तो हमें ऑप्शंस भी कर लिए, हमने प्रोडक्शन अपना 15% बढ़ा दिया है और बढ़ा रहे हैं। क्या किल्लत होगी आने वाले दिनों में अगर ये फेज़ 2 की वॉर और बढ़ती है? तो कितनी किल्लत भारत को, या कैसे फेस करना पड़ेगा? भारत किस स्ट्रेटेजी पे है? देखिए, जैसा बात हो रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए ऑयल के टर्म्स में या गैस के टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और चीज़ पे आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि ऑयल और गैस तो है ही, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फर्टिलाइज़र्स का। आपको पता है हमारा बहुत मैसिव लेवल ऑफ फर्टिलाइज़र्स उसी तरफ से आता है, और खरीफ सीज़न आने वाला है, तो हमारे लिए ये भी एक चैलेंज होने वाला है कि हम फर्टिलाइजर, इसीलिए आपको पता होगा इंडिया ने अभी चाइना से रिक्वेस्ट की है कि हमें मतलब फर्टिलाइज़र्स की सप्लाई की जाए, क्योंकि अभी तो हम खैर हमारे पास स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन जैसे जैसे सीज़न आएगा मतलब फार्मिंग का, तो फिर वो एक मुसीबत होगी। बट इसलिए क्या है कि हमारी जो नेगोशिएशंस हैं वो जैसे जयशंकर साहब ने कहा कि केस टू केस बेसिस पे है। तो केस टू बेसिस मतलब ये नहीं होता कि एक एक जहाज़ के ऊपर है, मतलब ये कि एक मुद्दे के ऊपर है कि इस मुद्दे को हमें कैसे डील करना है, उस मुद्दे को कैसे डील करना है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ना तो इंडिया की और ना ही ईरान की है, क्योंकि आप ईरान के जो चाहे एम्बेसडर हैं या फिर आयतुल्लाह खुमैनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों के आप लैंग्वेज स्टेटमेंट सुनिए, वो कहीं ना कहीं इंडिया के प्रति सॉफ्ट अप्रोच रख रहे हैं, मॉडरेट अप्रोच रख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मतलब समझते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन वेरी कंसर्न अबाउट इट। और उन्होंने अपनी एम्बेसी में मतलब नोट जो एक बुक भी रखी थी, और अभी अकाउंट नंबर भी दे रखा है। तो ये सब क्या होता है ना, ये सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं जो ये दिखाता है कि हम लोगों के बीच में जो बैकरूम डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं अपने पेस में चल रही है। और क्राइसिस की सिचुएशन तो देखिए, कुछ होता है क्राइसिस, दूसरा है पैनिक। तो पैनिक सिचुएशन तो रहेगी, क्योंकि हम सब तरफ से न्यूज़ सुन रहे हैं कि यहाँ पर दाम बढ़ गए हैं या यहाँ पर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। बट मुझे लगता है कि जो फेज़ 2, मैं तो कम से कम ऐसा मानता हूँ कि फेज़ 2 उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से हमने फेज़ 1 देखा। इसका एक और कारण, मैं मतलब पॉइंटेड कारण ये भी है कि ईरान ने जैसे शुरुआत के दिनों में जिस स्पीड से अपने मिसाइल्स लॉन्च किए थे, अब आपको पता है उसकी संख्या बहुत कम हो गई। इसका कारण है कि बहुत सारे ईरान के लॉन्चर्स जो हैं वो निशाने पर ले लिए हैं इजराइल और यूएस ने, जो काफ़ी नेस्तनाबूद कर दिए हैं। तो अब दोनों साइड्स के अंदर ये रियलाइजेशन है कि कॉस्ट ऑफ वॉर इज गेटिंग टू मच, एंड देयरफॉर यू हैव टू कम टू अ सर्टेन पॉइंट वेयर बोथ कैन क्लेम विक्ट्री एंड कैन गेट इनटू द बिजनेस वंस अगेन।